ओके, आज जो हमने पढ़ना है उसमें से जो पहला टॉपिक होगा हमारा वो होगा सीएसएस के अंदर फ्लोट। ठीक है। उसके बाद फ्लोट के साथ हमारा होगा इनलाइन ब्लॉक, तो कल हो चुका था। उसके साथ हमारा अलाइन, अलाइन के साथ हमारा कॉम्बिनेटर्स। ठीक है, कॉम्बिनेटर्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको डिटेल के साथ करेंगे। फ्लोट और अलाइन ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो मैं फ्लोट का प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सबसे पहले देखें, अगर आप एक पैराग्राफ और एक इमेज लगाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक साइड पे इमेज आ जाए और दूसरी साइड पे पैराग्राफ आ जाए, तो सिंपल आप वहाँ पे यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी फ्लोट की। या किसी भी एलिमेंट को थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। दिस सीएसएस फ्लोट प्रॉपर्टी स्पेसिफाई हाउ एन एलिमेंट शुड फ्लोट, कि कैसे एक एलिमेंट को फ्लोट होना चाहिए। दिस सीएसएस क्लियर प्रॉपर्टी, इसको डिटेल से यहाँ पे करते हैं। ओके, दी फ्लोट प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर पोजीशनिंग फॉर्मेटिंग कंटेंट। कंटेंट क्या होता है? हमारा पैराग्राफ, हमारी इमेजेस, हेडिंग्स वगैरह, बटन वगैरह हमारे क्या हैं? कंटेंट है। फॉर एग्जांपल, लेट एन इमेज फ्लोट लेफ्ट टू द टेक्स्ट इन अ कंटेनर। एक डिप के अंदर हमारी जो इमेज है टेक्स्ट के साथ लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए या राइट साइड पे होनी चाहिए। तो हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यूज अवेलेबल हैं वो लेफ्ट है, राइट है, कोई भी नहीं। जहाँ पे आ रही है बाय डिफॉल्ट वहाँ भी रहनी चाहिए। यहाँ पे इनहेरिट, इनहेरिट का मतलब है जो इसके पेरेंट की सेट है वही वैल्यू इसके चाइल्ड की सेट हो जाएगी। ओके, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले एक पैराग्राफ का टैग, उसके अंदर एक लगी हमारी इमेज। ठीक है, इमेज लगाई और अब मैं इस इमेज को चाहता हूँ ये फ्लोट लेफ्ट साइड मतलब राइट साइड पे मेरी चले जाए। तो सिंपल आपने क्या करना है, IMG सेलेक्ट किया सेलेक्टर, उसके बाद फ्लोट की प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपने उसको प्रॉपर्टी असाइन करनी है राइट या लेफ्ट। तो यहाँ पे मैं लेफ्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये वाली जो इमेज है मेरी लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। यहाँ पे अगर इसको हम फ्लोट को ख़त्म करते तो देन क्या होगा? देन ये होगा कि आपका ये वाला जो पैराग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। रन करता हूँ तो आप चेक कर सकते हैं ये वाली स्पेस अब ऑक्यूपाई नहीं हुई, ये ब्लैंक छोड़ दिया। अब जो हमारा पैराग्राफ है ये वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल इसके इक्वली शो हो हमें, तो सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे फ्लोट की प्रॉपर्टी लगा के इसको रन करना है। तो यहाँ से अब थोड़ा सा मुझे मार्जिन चाहिए, कहाँ से? राइट साइड से। तो मैं तो यहाँ पे लिखूंगा मार्जिन राइट 15 पिक्सल ही चाहिए, तो 15 पिक्सल कर दूँ। अब ये बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है, कोई मसला किसी को यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट आता है हमारा क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी क्या होता है? क्लियर प्रॉपर्टी जब हम फ्लोट को यूज करते हैं ना, तो देन क्या होता है कि हमारा जो कंटेंट है ना वो हमारे लेआउट को खराब करना शुरू कर देता है। अगर हम एक दफा प्रॉपर्टी यूज कर लें ना फ्लोट की, तो देन क्या होता है कि जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट आते हैं ना उससे नेक्स्ट कोई भी कंटेंट या कोई इमेज और लगाते हैं, तो देन उसका लेआउट ओवरलैप होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो भी सारे लेफ्ट साइड। अगर हमने कर दिया फ्लोट लेफ्ट, तो देन बाकी डाटा भी सारा लेफ्ट साइड पे ही आ जाएगा। तो इस चीज़ को सोल्व करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं क्लियर बोथ। आपने सिर्फ ये प्रॉपर्टी लगानी है, बाकी ये जो तीन प्रॉपर्टी आ रही हैं ये हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिव जब हम स्टार्ट करेंगे इंट्रो और ग्रिड व्यू के अंदर इसको डिटेल के साथ तीनों प्रॉपर्टियों को पढ़ेंगे। सिर्फ आपने क्या यूज़ करना है? क्लियर बोथ को। क्लियर है? ओके जी। नेक्स्ट हमारा इसी के अंदर जो सेकंड टॉपिक है वो हमारा है सीएसएस के अंदर अलाइंस। ठीक है, अलाइंस क्या होते हैं? अलाइंस मैंने आपको ऑलरेडी करवाई, वर्टिकली, वर्टिकली अलाइनमेंट और हॉरिजेंटल अलाइनमेंट। ओके, अगर आप चाहते हैं कि एक एलिमेंट सेंटर में आ जाए तो आपने क्या करना है, उसकी विड्थ डिफाइन कर देनी है। उसके बाद क्या करना है, आपने मार्जिन ऑटो कर देनी है। जब आप मार्जिन ऑटो करते हो तो देन आपका एलिमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, सेंटर में आ जाता है। इसी तरह अगर इसके मैं पिक्सल में डिफाइन करता हूँ, ये वाली जो विड्थ है इसको करता हूँ 500 px, तो आप चेक करेंगे इसका ऑटोमेटिकली 500 px तो हो जाएगा, लेकिन मार्जिन ऑटो की वजह से हमारा ये जो पूरा ब्लॉक है ये सेंटर में आ जाएगा। अगर ये मैं ऑटो रिमूव करता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, तो देन आप चेक करेंगे सिर्फ लेफ्ट साइड पे आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप पूरे ब्लॉक को ही सेंटर में करना चाहते हैं या एक इमेज को सेंटर में करना चाहते हैं, सिंपल आपने लिखना है मार्जिन ऑटो और उसकी विड्थ भी डिफाइन कर देनी है। तो देन आपका जो ब्लॉक होगा वो ऑटोमेटिकली सेंटर में अलाइन हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू? ओके, नेक्स्ट हमारे पास है जी सेंटर अलाइन टेक्स्ट। टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कैसे करते हैं? तो सिंपल एक प्रॉपर्टी आपने क्या लिखना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर में ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा। ये पहले भी आई थिंक हम कर चुके हैं। क्रिएट एन इमेज, सेंटर में अगर हमने एक इमेज को करना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो एक इमेज होती है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट होती है या इनलाइन एलिमेंट होती है? ब्लॉक लेवल या इनलाइन? अगर एक लाइन के अंदर इमेजेस लगाएं तो और भी एक लगा दें, वो उसी लाइन पे आ जाती है या नेक्स्ट लाइन पे जाती है? हाँ जी, उसी लाइन पे आती है। तो इसका मतलब ये एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट है। तो सबसे पहले अगर आप उसको सेंटर में करना चाहते हैं, आपको क्या करना है, उसकी डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक करना है। अगर डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक करोगे तो वो एलिमेंट आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन जाएगा। ओके, प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। ये ब्लॉक को यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ और रन करता हूँ, तो ऐसे एक और इमेज लगाता हूँ यहाँ पे।
तो आप चेक करेंगे ये वाला जो एलिमेंट है एक लाइन के अंदर ही दूसरी इमेज को शो कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि एक लाइन के अंदर सिर्फ एक ही इमेज आए, तो मुझे इस एलिमेंट को क्या करना है, डिस्प्ले ब्लॉक, मतलब ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाना है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन गया, उसके बाद क्या करना है, मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट ऑटो कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो है सेंटर में प्लेस हो जाएगा। ठीक है, इमेज जो है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आप पूरे ब्लॉक को पोजीशन, मतलब पूरे ब्लॉक को राइट साइड पे लेके जाना चाहते हैं या लेफ्ट साइड पे लेके जाने चाहते हैं। तो पोजीशन एब्सोल्यूट वाला जो टॉपिक है हमने उसमें पूरे इसको डिस्कस किया था। सिंपल क्या करते हैं, हम राइट से पोजीशन पहले सेट करते हैं, उसके बाद राइट ईटीसी टॉप बॉटम ईटीसी सेट करने के बाद हम इसको ओके कर देते हैं। कोई इशू तो नहीं है? ओके जी। वर्टिकली अलाइनमेंट मैंने आपको सिखाई थी टेबल के अंदर। जब हमने टेबल बनाया तो हमारे पास 3 पॉसिबल अलाइनमेंट्स थी, वर्टिकल अलाइनमेंट टॉप, वर्टिकल अलाइनमेंट मिडल और वर्टिकल अलाइनमेंट बॉटम। ठीक है, अब एक तरीका और भी है आपके पास कि आप अपने कंटेंट को सेंटर में वर्टिकली कैसे कर सकते हो। सिंपल क्या करो, उसको जो पैडिंग है वो डिफाइन कर दो कि टॉप और बॉटम से सेम तरह की पैडिंग दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो कंटेंट होगा वो सेंटर में आ जाएगा। समझ आई इस चीज़ की? रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि विदाउट यूजिंग द वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी आपका जो कंटेंट है वो मिडल में आ जाए, तो सिंपल आपने क्या करना है, पैडिंग टॉप और पैडिंग बॉटम सेम कर देनी है। ठीक है, अगर आप सेम करेंगे, ये टॉप और बॉटम है ना, ये वाली लेफ्ट और राइट है, अगर सेम टॉप और बॉटम करेंगे तो कंटेंट आपका ऑटोमेटिकली वर्टिकली सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट लाइन सेंटर, ये तो हम कर चुके हैं, वर्टिकली भी ओके है। ओके ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज वो है कॉम्बिनेटर्स। ठीक है, ओके व्हाट इज कॉम्बिनेटर्स। सीएसएस के अंदर कॉम्बिनेटर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अ कॉम्बिनेटर इज अ समथिंग दैट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द सिलेक्टर। तो व्हाट इज सिलेक्टर? सिलेक्टेड इज योर एलिमेंट। ठीक है, कोई आपका पैराग्राफ, कोई आपकी इमेज, कोई डिव टैग, कोई स्पैन टैग, जिस पे आप सीएसएस अप्लाई करना चाहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, सीएसएस सिलेक्टर। तो कॉम्बिनेटर क्या करता है, कॉम्बिनेटर रिलेशनशिप बिटवीन द सिलेक्टर, मतलब ये दो सिलेक्टर हैं तो इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, इसको शो कौन करता है, कॉम्बिनेटर। ठीक है, a css selector can contain more than one simple selector. Between the simple selector we can include a combinator. हम एक combinator को यूज कर सकते हैं उनका रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए, कोई कंडीशन बनाने के लिए। के प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है, देयर आर 4 डिफरेंट कॉम्बिनेटर्स इन सीएसएस। पहला जो कॉम्बिनेटर है उसको हम बोलते हैं डिसेंडेंट सिलेक्टर, दूसरा चाइल्ड सिलेक्टर, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर और जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। ओके, इनकी जो पहला डिसेंडेंट सिलेक्टर है उसको देखते हैं। डिसेंडेंट सिलेक्टर मैच ऑल एलिमेंट्स दैट आर डिसेंडेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट। द एलिमेंट एग्जांपल सेलेक्ट ऑल पी एलिमेंट्स इनसाइड div। तो यहाँ पे कंडीशन ये है कि पहले क्या होना चाहिए, div, उसके बाद जितने भी पी हैं उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, येलो। तो प्रैक्टिकली चेक करते हैं, यहाँ पे एक पैराग्राफ है ये वाला। ठीक है, इसके अंदर मैं 1 लिख देता हूँ ताकि हमें नज़र भी आए, यहाँ पे ये 1 नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे तो अप्लाई है कि पी का बैकग्राउंड कलर येलो होना चाहिए, लेकिन क्या यूज़ हुआ है, डिसेंडेंट सिलेक्टर यूज़ हुआ है। कौन सा डिसेंडेंट सिलेक्टर? सबसे पहले क्या कह रहा है वो, डिव होना चाहिए, उसके साथ स्पेस। स्पेस का मतलब क्या होता है, डिसेंडेंट सिलेक्टर। ठीक है, नेम से कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ईजी है। ठीक है, उसके बाद डिव के बाद फौरी क्या आना चाहिए, पैराग्राफ। अगर पैराग्राफ आ रहा है तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, येलो। तो अब हम प्रैक्टिकली चेक करते हैं, पहले एक डिव आ रही है, उसके बाद पैराग्राफ आ रहा है, उसका बैकग्राउंड कलर येलो, उसके बाद अगेन एक पैराग्राफ आ रहा है, उसका भी येलो। अब ये डिव है, उसके बाद अगेन एक पैराग्राफ है। ठीक है, तो अब ये क्या आ रहा है, इसका भी क्लियर कर रहा है। पैराग्राफ से पहले हेडिंग होगी तो वो येलो नहीं होगी? नहीं, वो येलो नहीं होगी। लाइक मैं यहाँ से एक हेडिंग ये वाली पिक करता हूँ और यहाँ पे प्लेस करता हूँ H2 को। ठीक है, यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब चेक करें, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं होगा। सिर्फ किसका करना है, पहले डिव और साथ में पी, मतलब एक डिव होनी चाहिए और उसके अंदर जितने मर्जी पी आ जाएं उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर देना, येलो कर देना। ओके, अब ये एक डिव है और डिव के अंदर जितने मर्जी, एक ये पैराग्राफ है, एक ये पैराग्राफ है, सेक्शन के अंदर भी एक पैराग्राफ है। ठीक है, उसका भी बैकग्राउंड कलर क्या करना है, येलो कर देना है। कोई मसला? ओके, नेक्स्ट देखें, पैराग्राफ नंबर 4 भी है, 5 भी है, लेकिन उनका बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है, पहले एक डिव होनी चाहिए और साथ में पी होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं डिसेंडेंट सिलेक्टर। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड आता है वो होता है चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर क्या होता है, दी चाइल्ड सिलेक्टर सिलेक्ट्स ऑल एलिमेंट that are the children of a specified element. The following example select all p elements that are children of a div element.
तो यहाँ पे प्रैक्टिकली रन करके देखता हूँ एग्जाम्पल को। पहले एक div है, div का चाइल्ड कौन सा है, ये वाला p, इसका चाइल्ड ये वाला p भी है, लेकिन इस div का क्या ये वाला भी चाइल्ड है, हाँ जी, इसका जो पेरेंट है p का सेक्शन है या div है, सेक्शन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि div का जो चाइल्ड है वो एक ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, div का चाइल्ड है सेक्शन, सेक्शन का आगे चाइल्ड कौन सा है, p। तो अगर आप ऐसी कंडीशन आ जाए आप पे कोई भी लॉजिक बनाना पड़े तो आपने सिंपल कौन सा सेलेक्टर यूज करना है, कॉम्बिनेटर यूज करना है, चाइल्ड, चाइल्ड कॉम्बिनेटर यूज करना है। यहाँ पे सिंपल आपने div होनी चाहिए, उसके बाद उसका चाइल्ड क्या होना चाहिए, p। अगर p उसका चाइल्ड है तो देन बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, येलो। जो लास्ट एग्जांपल हमने किया है उसमें आप देखेंगे यहाँ पे वो इस सेक्शन वाले के भी, सेक्शन के अंदर जो पैराग्राफ है ये वाला, इसको भी वो देखिए बैकग्राउंड कलर येलो कर रहा है, ठीक है। हालांकि इसका जो पेरेंट है वो कौन सा है, सेक्शन है, ठीक है। बट इसमें वो क्या कर रहा है कि सिर्फ जो इसके div के चाइल्ड होंगे p, ये div उसका ये चाइल्ड, ये div उसका चाइल्ड ये वाला। अब सेक्शन का चाइल्ड है p, इसका मतलब ये कंडीशन इस पे अप्लाई नहीं हो रही, तो इसका बैकग्राउंड कलर येलो नहीं होगा। किसी को मसला कोई? ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड नंबर पे आ रहा है वो आ रहा है एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। ये क्या करता है कि सिबलिंग एलिमेंट मस्ट हैव द सेम पेरेंट एलिमेंट एंड एडजेसेंट मींस इमीडिएटली फॉलोइंग, मतलब एक पेरेंट सेम होना चाहिए फौरन उसके बाद फौरन जो पी आएगा उसका बैकग्राउंड कलर क्या करना है, येलो करना है। ओके, चेक करते हैं। साइन आपने याद रखने हैं, ग्रेटर देन का साइन था, स्पेस थी, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस का साइन, ठीक है। ये कौन सी है, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। ओके, अब यहाँ पे चेक करें, कंडीशन है कि div होनी चाहिए और उसके बाद फौरन क्या आना चाहिए, p आना चाहिए, तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, येलो। अब ये एक div आ रही है, ठीक है। अब चाइल्ड पेरेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे आ रही बात फौरन उसके बाद। अब यहाँ पे div के बाद फौरन क्या आ रहा है, ये वाला पैराग्राफ नंबर 3 आ रहा है, तो उसका बैकग्राउंड कलर उसने क्या कर दिया है, येलो कर दिया है, ठीक है। अब देखें इसी के बाद पैराग्राफ नंबर 4 भी आ रहा है, उसको नहीं कर रहा, सिर्फ किसको कर रहा है, पैराग्राफ नंबर 3। क्यों, हाँ जी बताता हूँ, कंडीशन हमारी है कि div के बाद फौरन जो p आएगा, div के बाद फौरन जो p आएगा सिर्फ उसी को करना है, बाकी किसी को नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि div के बाद जितने भी पैराग्राफ्स आए सबका बैकग्राउंड कलर येलो, तो यहाँ पे आपके पास सिंपल सिबलिंग सिलेक्टर होता है जिसको हम निगेशन के साइन के साथ भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ओके, रन करता हूं तो आप चेक करेंगे अब दोनों को उसने बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया। किसी को कोई मसला? लास्ट जो हमारा था जनरल सिबलिंग सिलेक्टर, जिसकी आपको अभी एग्जांपल बताई मैंने कि उसमें आपने साइन ये वाला यूज करना है, और इसमें क्या होता है कि इस टैग के बाद, अब मैं यहाँ पे कहता हूँ जी पी के बाद कंडीशन चेंज करता हूँ, पी के बाद जो कोड आएगा, पी के बाद जो कोड आएगा, तो यहाँ पे पी के बाद कोई कोड है, ये एक पी है और इसको उठा के हम ये कोड के बाद इसको क्लोज कर देते हैं। मतलब ये पी के बाद क्या आ रहा है, कोड। यार ये वाला प्रैक्टिकल करते हैं, पी के बाद क्या आ रहा है, कोड आ रहा है। तो अब मैं रन करूंगा तो आप चेक करें उसने कोड को क्या कर दिया है, येलो कर दिया है। क्यों किया है, उसको कंडीशन क्या है कि पी के फौरन बाद कोड जो भी आए उसका बैकग्राउंड कलर क्या करना है, येलो कर देना है। कोई मसला यहाँ तक? ओके, इसी कोड को अगर मैं प्लेस करूँ इस div वाले सेक्शन के अंदर, इस div के बाद, तो क्या मेरी कंडीशन अप्लाई होगी? क्यों, क्योंकि ये इसके बाद किसके बाद हो रहा है, div के बाद हो रहा है। कोई मसला यहाँ तक किसी को भी? हो जाएगा, सारा प्रैक्टिकल हो जाएगा।